અંગે ચર્ચા કરવા અને માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સાલ હોસ્પિટલના પ્લાસ્ટિક અને કોસ્મેટિક સર્જન ડોક્ટર અયપ્પન. જી સર, આપનું સ્વાગત છે યસ ડોક્ટરમાં. થેન્ક યુ સર, આજે આપણે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે વાત કરવાના છીએ, ત્યારે સૌપ્રથમ તો એ જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એટલે શું? હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એટલે જે टाल पड़ी जाए ये पछी नॉर्मल एक अपीयरेंस होने के लिए जो ऑक्सीपिटल रीजन में जो हेयर है उसको एक एक फॉलिकल निकाल के आगे लगाने का प्रतिक्रिया को हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं. ये बिल्कुल एक नेचुरल अपीयरेंस देता है. पुराने ज़माने में पंच ग्राफ्टिंग वगैरह करते थे जिसमें बहुत अबनॉर्मल लगता था. आजकल का नया आधुनिक टेक्नोलॉजी से हम एकदम व्यवस्थित नॉर्मल हेयर वापस पेशेंट को दे सकते हैं जिन्होंने हेरिडिटरी या मेल पैटर्न बालनेस की वजह से बाल को खो गया. और ये बड़ा समस्या है, खास करके 25 साल से 30 साल के जो लड़के होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा समस्या है. शादी का बहुत बड़ा रुकावट होता है. काफ़ी सारे बंदे ऐसा आते हैं साहब हमारा बच्चे को शादी हो जाए. तो हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री और बहुत अच्छा टेक्निक है जो वापस आपको बाल को मिल जाए. जी बिल्कुल डॉक्टर, खास કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની જરૂર ક્યારે પડે છે, કયા લેવલ પર ખ્યાલ આવે છે કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાની હવે જરૂર છે, તે વિશે દર્શક મિત્રોને સમજ આપશો. ये बिल्कुल सही जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं. काफ़ी सारा पेशेंट्स ऐसा आते हैं जिनका बाल होते हैं पर वो पतले होते हैं, पूरा टाल नहीं होता है. तो इस संजोग में हेयर ट्रांसप्लांट हम एडवाइस नहीं करते हैं. पेशेंट को पहले हम स्क्रीन करते हैं, उनका हेयर थिनिंग क्यों होता है और वो हेयर का थिनिंग का कारण काफ़ी सारा होता है. स्पेशली स्ट्रेसफुल लाइफ, अनप्रॉपर डाइट, इम्प्रॉपर स्लीप और नॉट टेकिंग इनफ वाटर, नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर. इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली पाया सकता है और विटामिन B12 डिफिशिएंसी भी हेयर लॉस के लिए कारण हो सकता है. और काफ़ी सारे लोग घबरा जाते हैं जब बाल गिरता है. जो बाल गिरना एक नॉर्मल प्रतिक्रिया है, इससे कोई चिंतित होने का ज़रूर नहीं है. बाल जब गिरता है और वापस बन जाता है और आपका हेयर डेंसिटी जो है वो नॉर्मल है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट का ज़रूर नहीं है. खास करके मैं बताना चाहता हूँ जो पतले बाल होते हैं, पूरा टाल नहीं होता, पतले बाल होते हैं, उस संजोग में उस जगह में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट उसमें करने से उनका खुद का फॉलिकल्स का डैमेज हो सकता है. क्लियर कट फंडा ये है जहाँ बिल्कुल बाल नहीं है, पूरा टाल है, वही जगह में बाल को हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं. और जहाँ थिनिंग ऑफ हेयर होते हैं, पतले होता है, बाल छोटे छोटे होते हैं, हम लेंस रख के देखते हैं, मैं इमेज करके देख सकते हैं. जब हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं तो उसमें हम मेडिकल मैनेजमेंट और मेसोथेरेपी वगैरह टेक्निक से हेयर को वापस रीग्रो कर सकते हैं. तो हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ वो जगह में किया जाता है जहाँ बिल्कुल बाल्ड है, जहाँ बाल जरा सा भी नहीं है. जी बिल्कुल डॉक्टर, आ कार्यक्रम थकी આપણે દર્શક મિત્રોના પ્રશ્નોના ઉત્તર પણ આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. ત્યારે આજના પ્રથમ કોલર જોડાઈ ગયા છે, તેની સાથે વાત કરીએ. જી સંજયભાઈ, જણાવો શું જાણવું છે ડોક્ટર પાસેથી? હા, મારે શું છે કે સાઈડમાંથી વાળ બહુ નીકળે છે, બે બાજુના બે ખાંચા પડે છે ને જી, એટલે એના માટે મારે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવાનો વિચાર છે. તો એના અંદર કેટલી લાંબી પ્રક્રિયા હોય છે અને કેટલો ખર્ચ આવતો હોય છે એના અંદર? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछे हैं. देखो, ये हेयर ट्रांसप्लांट आपने समझ गए होंगे जहाँ बाल बिल्कुल नहीं है वहीं किया जाता है और इसके लिए लगभग 6 से 8 घंटे लगता है. सुबह आप आते हैं तो शाम तक आप वापस घर जा सकते हैं. और ये पूरा लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा. सिर्फ पेन जब होगा तब हम लोकल इंजेक्शन देते हैं. उस समय भी हम पर्टिकुलर क्रीम्स लगाते हैं जो इंजेक्शन लगाने के पहले जो ये पेन को भी बिल्कुल कम करें. तो पूरा प्रोसीजर दौरान आप एकदम कंफर्टेबल और बिना पेन ये प्रोसीजर को अंडरगो कर सकते हैं. और पहले हम पीछे वाले हिस्सा जहाँ बाल होता है, और ये बाल खास करके आपको समझना चाहिए एंड्रोजन से अफेक्ट नहीं होता है. जो नेचुरल बालनेस काफ़ी ज़्यादा मेल्स में होते हैं, ये मेल पैटर्न बालनेस बोलते हैं. ये इसलिए होता है एंड्रोजन का सेंसिटिविटी ये फ्रंटल एरिया और साइड एरिया का बाल में बहुत अक्यूट है. वेरेस ऑक्सीपिटल एरिया का बाल, ये सी एरिया आप देखेंगे कान से ये कान तक का, कितने भी उम्र हो उस समय भी वो इंसान का वो एरिया में तो बाल होती है. तो ये बाल को हम
जहाँ बाल नहीं है वो एरिया में ट्रांसफर करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और ये बहुत एडवांटेजेस सेटिस्फैक्ट्री प्रोसीजर है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। ये प्रोसीजर फेल होने का संभावना लगभग 0 है। જી બિલકુલ, આશા રાખીએ આપને આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મળી ગયો હશે। દર્શક મિત્રે પૂછ્યું કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એ કેટલા સમયની સારવાર છે, પરંતુ ક્યારેક એવા કેસીસ બનતા હોય છે કે 1 થી 2 સિટિંગ એની માટે કરવી પડતી હોય છે કે લાંબી પ્રક્રિયા થતી હોય છે, તો તે વિશે પણ સમજાવશો। बिल्कुल, अगेन डेंसिटी ऑफ द हेयर बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। हम कोई भी एक सेशन में 2 से 2,500 बाल को ट्रांसप्लांट करते हैं। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा जब हम करते हैं तो वायबिलिटी ऑफ द हेयर फॉलिकल्स कम हो जाते हैं। तो एक सिटिंग में कंफर्टेबली 2,500 फॉलिकल्स को हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब ये समझना जरूर है फॉलिकल मतलब क्या। फॉलिकल मतलब अ ग्रुप ऑफ हेयर, उसका कॉमन रूट होता है। इसको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम ऑक्सीपिटल एरिया से बाल निकालते हैं वो 1 फॉलिकल भी होते हैं, 2 फॉलिकल भी होते हैं, 3 फॉलिकल्स भी होते हैं, 4 फॉलिकल्स भी होते हैं। हम यूजुअली सिंगल फॉलिकल्स को आगे का हेयर लाइन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल रिजल्ट देता है। 2, 3, 4 को उसके बाद सीक्वेंशियली अरेंज करते हैं, जो डेंसिटी भी अच्छा दिखता है और एक नेचुरल एफर्ट भी आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस अभी तक कितने भी किए हैं उसमें एक ही सेशन में सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ जाते हैं। जिसको ज़्यादा बाल चाहिए उनका सेकेंड सिटिंग और थर्ड सिटिंग कर सकते हैं। ये सिटिंग्स कब करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी विदिन 3-4 डेज भी करते हैं, कभी कभी आफ्टर 2-3 मंथ्स करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेसेसिटी ऑफ द पेशेंट। बट इतना मैं बता सकता हूँ ऑलमोस्ट 70% ऑफ केसेस में सिंगल सिटिंग में बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलता है। जी बिल्कुल, आ साथ एक दर्शक मित्र जोड़ाई गया है पोताना प्रश्न साथे, तेनी साथे बात करिए। जी प्रवीण भाई, जणावो आपनो प्रश्न शुं छे? मारे वाइफ ने माथामां टाल पड़ी है, जी 35% जेवी माथामां टाल पड़ी गई है जी, અને हेयर ट्रांसप्लांट થાય એમ નથી અને વાળ બહુ ઉતરે છે, તો એના માટે શું કરવું એમ? बराबर जी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। लेडीज का भी हेयर लॉस होता है। मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज जो होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है कि नहीं वो जानना बहुत ज़रूर है। कॉमनेस्ट हमने देखा है क्लिनिकली, जो पेशेंट का थायराइड का प्रॉब्लम होता है उसमें हेयर फॉल, हाइपरथायरॉयडिज्म हो या हाइपोथायरॉयडिज्म हो, दोनों में हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा वेजिटेरियंस जो नॉर्मली होते हैं हमारा सोसाइटी में, उनका B12 लेवल्स बहुत कम होता है। इसके अलावा प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन, उनका एल्बुमिन लेवल कितना है, ग्लोबुलिन लेवल कितना है, ये भी जानना बहुत ज़रूर है। और इसके अलावा पेशेंट का स्ट्रेस होता है, जब ये अक्यूट स्ट्रेस होता है फैमिली प्रॉब्लम्स के वजह से या डेथ ऑफ नियर डियर वंस के वजह से या कोई भी स्ट्रेस फैक्टर हो, तो भी आपका बाल लॉस हो सकता है। सो आपका पेशेंट जो है, आपका वाइफ है, उनको लेके आके हमारा साल हॉस्पिटल में दिखाइए, तो देख के उनको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो बता सकते हैं। ये ज़रूर नहीं है हर केस में हम हेयर ट्रांसप्लांट ही करें, मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर खास કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવતા સમયે કઈ કઈ બાબતોની કાળજી રાખવાની હોય છે તે વિશે સમજાવશો। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले ये ध्यान रखिए आप सिगरेट बीड़ी नहीं पिए। और इतना ही नहीं, टोबैको को कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसा खैनी जो दांत के बीच में रखते हैं, जबान के पीछे रखते हैं, इस प्रकार का कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें। और हेयर ट्रांसप्लांट करने के पहले एक बोर्ड सर्टिफाइड क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन को मिलके उनसे आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लें, ब्लड टेस्ट कर लें, फिर थायराइड प्रॉब्लम्स नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर को मैनेज कर लिया, वो निदान करने के बाद ही आप हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कंटेम्पलेट करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर खास કરીને જણાવો કે હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થઈ જાય પછી કઈ કઈ કેર રાખવાની જરૂર હોય છે, કઈ કઈ કાળજી રાખવાની હોય છે અને આફ્ટર ટ્રીટમેન્ટ શું કરવાનું રહે છે તે વિશે જણાવશો। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। इसमें खास करके बहुत कुछ ध्यान रखने का जरूर नहीं है, कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मैंने बताया था आपको टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट से दूर रहिए। आपका जो बाजू में भी कोई सिगरेट पीने वाले हो तो उनसे भी दूर रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा,
आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे, स्लीप एडिक्वेट रहे, इसको ध्यान रखिए। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद पहला 2 दिन यानी 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद क्रस्टिंग नहीं डेवलप करें, इसलिए हम पेशेंट्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो हेयर में वो स्प्रे करते रहें फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। और 24 to 48 आवर्स के बाद हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को शैम्पू से बाल को वॉश करने का। वो किस तरह से वॉश करना ये बहुत ज़रूरी है। हाथ में शैम्पू डाल के रब नहीं करना चाहिए। एक प्लास्टिक का डब्बा में पानी भर के उसमें शैम्पू डाल के उसमें फीन कराना चाहिए और ये फीन को बाल जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ उसमें स्प्रेड कर देना चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट शावर हाई प्रेशर में नहीं नहाना चाहिए। जेंटली पानी को एक कप में लेके रिंस करके धोना चाहिए। इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कैप पहनना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर इन द इनिशियल 15 to 20 डेज इज़ वेरी क्रिटिकल। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कम से कम 1 से 3 महीने तक आप कैप पहनें, पर ये कैप भी ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्रक्चर बहुत स्मूथ हो, उसमें ज़्यादा नेटिंग नहीं हो, आपका बाल उसमें फंस नहीं जाए। इसके अलावा जो आप कपड़े पहनते हैं तो ऐसे कपड़े पहने ईजिली अंदर पहन सकें। ऐसा सिर पे बांध के टाइट करके खींचने वाला कपड़ा नहीं पहने। बस इतना सिंपल सा आप ध्यान रखें तो ये बहुत इजी एंड कंफर्टेबल प्रोसीजर है। खास कुछ करने का जरूर नहीं है और आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट गारंटीड है। यूजुअली मेडिसिन में हम कोई भी रिजल्ट कभी भी गारंटी का शब्द ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज इन्वेरेबली अच्छा ही रहता है। જી બિલકુલ ડોક્ટર, આગળ પણ આપની સાથે જોડાયેલા રહેશું અને એક વખત હેર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યા પછી તે કાયમી રહે છે કે કેમ તે વિશે ચર્ચા કરીશું।